गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज मी आशुतोष नामदेव। सो आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इसमें सबसे पहला लेक्चर देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि लास्ट ईयर इसमें से या फिर पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने नंबर्स के रहे हैं। तो ज्यादातर देखने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जिसके आंसर्स हम लोग फर्दर की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब उठी, कैसे उठी, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इन ईयर 1934 सबसे पहले एम एन रॉय जी ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले हमारे सामने रखी, जिसको एक्सेप्ट किया गया था अगस्त ऑफ 1914। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जब कोई चीज को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके पीछे एक प्रकार से बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उसको बहुत ज्यादा फर्दर क्लियरेंस के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो क्रिप्स मिशन आया, लेकिन क्रिप्स मिशन इस चीज को उतना ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल करने में नाकाम रहा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश राज ने क्या, कैबिनेट मिशन साइन किया, और कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की बात कही, और उसमें ये कहा कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर रहे हैं और उसको आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, मुस्लिम लीग के ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें होने के बाद जुलाई और अगस्त के बीच 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए, जो कि एक प्रकार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। याद रखना कैसा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। अब इसमें जब इलेक्शन हुए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स आए, 389। टोटल कितने मेंबर्स आए, 389, जिसमें से 296 कहां से थे, ब्रिटिश राज से थे, जो कि इलेक्टेड थे। याद रखना, जो कि क्या थे, इलेक्टेड थे। वेयरएज 93 क्या थे, प्रिंसली स्टेट से थे, जो कि क्या थे, नॉमिनेटेड। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड। इसके साथ साथ 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से बिलोंग करते थे, यानी रफली 1 सीट पे एक प्रकार से एवरी मिलियन पॉपुलेशन वहां पे थी। ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिशन है। इसके साथ साथ अगर हम पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज में ये देखने को मिलता है कि 208 सीट किससे बिलोंग करती थी, कांग्रेस को, 73 सीट्स मुस्लिम लीग, और वेयरएज 15 इंडिपेंडेंट थी, और कुछ स्मॉल पार्टीज थी जिनको 1 सीट ही मिली हुई थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे लीडर, फेमस लीडर महात्मा गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बात है। ठीक है। अब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक चीज याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो उसकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और इस जो मीटिंग थी इसके प्रेसिडेंट को चेयर कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। अब 11 दिसंबर 1946 को हमारे सामने हमारे पहले परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सामने आया, और उनके साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को भी रखा गया। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। फिर हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो वर्किंग में एक चीज याद रखना, हमने क्या देखा पहले कि प्रेसिडेंट कौन थे और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, किस प्रैक्टिस पे। एक और चीज याद रखना कि फ्रेंच प्रैक्टिस हम लोग इसको फॉलो करते थे। सेटिंग में हम लोग फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जिसमें सेंटर में लीडर होते थे, राइट में जो आप लोग राइट विंग सुनते होंगे वो लोग बैठते थे, जो ज्यादातर कंजर्वेटिव या फिर यूं कहो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, और लेफ्ट में वो जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हिस्टोरिक प्रीफेस था हमारे प्रीएम्बल का। इसको सबसे पहले रखा था डॉक्टर या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन 13 दिसंबर 1946। अब इसमें जो बातें कहेंगी वो डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आप अपने प्रीएम्बल से, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, सोलेमन होगी, इंडिपेंडेंट देश होगा, सोवरेन रिपब्लिक होगा, फ्यूचर गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। फिर जो हमारे नेशन होगा वो सोवरेन इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जितने भी हैं वो डायरेक्टली अपनी पावर ड्राइव करेंगे फ्रॉम द पीपल। आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा जिसमें स्टार्टिंग ही आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट और याद रखना। फिर आगे अगर हम कुछ और चीजों को डिस्कस करें तो उसमें ये आता है कि गारंटी और सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। फिर आप लोग स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉ, फ्रीडम थ्रू एक्सप्रेशन, फेथ,
ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं जो हमारे प्रीएम्बल में भी। और फाइनली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसका अगर मॉडर्न वर्जन देखें तो वो क्या है, हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, चलो अदर फंक्शंस के बारे में बात करें कि अदर फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या परफॉर्म किए, तो आप एक एक करके देख सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि 3 मार्क्स में आ सकता है कि फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने सबसे पहले मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की अडॉप्ट की, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग और ऐसे कुछ काम किए। ठीक है, तो और पूरा का पूरा ये जो काम हुआ उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफी लंबा वक्त लगा। बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था उस वक्त। ठीक है, मेजर कमेटी, देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। पहला तरीका ये होगा कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए मेजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी 3 पर्टिकुलर लीडर के हिसाब से कमेटी को मतलब याद कर सकते हो। और दूसरा ये कि पर्टिकुलर कोई भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ले, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी आपने लिए, तो उनके ऊपर से आप लोग 3 पर्टिकुलर कमेटी को याद कर लीजिए और इसके ऊपर शॉर्ट नोट जरूर तैयार रखिए। ठीक है, फिर अगर आगे मूव करते हैं माइनर कमिटीज, तो ये कुछ माइनर इंपॉर्टेंट कमिटीज है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं और ये डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स दिलाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, दैट इज सो कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमिटी का एक ही काम था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। 29 अगस्त 1947 कब बनाई गई है? 29 अगस्त 1947। और इसको चेयर कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अंबेडकर सर इसको चेयर कर रहे थे। और अदर मेंबर्स कुछ इस प्रकार है। देखो अदर मेंबर्स आप लोग प्लीज याद कर लेना, क्योंकि इसमें ये फायदा है कि अगर 3 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि नेम द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो आप लोग लिख सकते हैं BR अंबेडकर चेयरमैन, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लड़ कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N माधवा राव, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पूरे के पूरे जो ड्राफ्टिंग कमेटी को वक्त लगा है वो लगा है कितना? 141 डेज का। और इसके बाद जब ड्राफ्ट सामने रखा गया तो उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ और फाइनली इसका प्रपोजल आगे मूव किया गया। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना कि ये सब तो थी हमने पॉजिटिव बातें याद रखी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किस दौर से हम लोग गुजरे, कैसा उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड था और कैसे हमने उसके फायदे को देखा। ठीक है, अब देखना कुछ जो ल्यूमिनरीज थे उन्होंने कुछ हमारे क्रिटिसिज्म को भी सामने रखा कि भैया जैसे सबसे पहले अगर हम क्रिटिसिज्म को देखें, सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है? वो एक नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। देखो एक चीज याद रखना, वो पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेट थी। अब इलेक्शन भी कैसे हुआ? एक प्रकार से वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू हुआ, जिसमें आम जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा कम था। फिर नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया किसने? ऑफ कोर्स ब्रिटिश राज ने। तो क्या वो एक सोवरेन बॉडी हुई? बिल्कुल नहीं। टाइम कंज्यूमिंग, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम कम नहीं होता है, यानी एक बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे लगा। आपको पता होगा 208 मेंबर्स डायरेक्टली किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस से, तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। और ज्यादातर मेंबर या तो लॉयर्स थे या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो इससे क्या हुआ कि लॉयर और पॉलिटिकल डोमिनेशन देखने को मिला। और इसका क्रिटिसिज्म आज ये दिया जाता है कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना उतना ज्यादा इजी नहीं हो पाता है। ठीक है, और डोमिनेटेड बाय हिंदू। खैर ये क्रिटिसिज्म हमारे फॉरेन के बहुत सारे ल्यूमिनरीज जैसे विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों ने दिया था, लेकिन ये उतना ज्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में सारे नागरिक एक समान और इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेम द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कैटेगराइज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो क्रिटिकली एनालाइज को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखना है 6 मार्क्स में, क्योंकि इससे ये फायदा है। देखो 19 के हिसाब से कर रहे हो तो आपको 6 मार्क्स के लिए, फर्दर आपको जैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। इसमें फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है और मार्क्स दिलाने के लिए अच्छे स्कोरिंग भी होता है। क्रिटिकली एनालाइज में आपको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी में आपको उसके क्रिटिकल पॉइंट देने हैं और कंक्लूजन में आपको उसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक बनाते हुए एंड करना है।
So this is all for today. Thank you guys. Have a nice day.